हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोड्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, ऋण पत्रों को निर्गमित करने के विभिन्न तरीके। तो जानते हैं, फर्स्ट है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, ऋण पत्रों का नकदी हेतु निर्गमन। सेकंड है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन। और थर्ड है इशू ऑफ डिवेंचर्स एज ए कलेक्टेड सिक्योरिटी, सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। अब हम इनको एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, ऋण पत्रों का नकदी हेतु निर्गमन। इसको हम एक इमेजी से समझेंगे। तो एक कंपनी है और ये पब्लिक है। तो कंपनी क्या करेगी? इशू ऑफ डिवेंचर्स टू द पब्लिक, ये पब्लिक को डिवेंचर इशू करेगी, उनको सर्टिफिकेट देगी डिवेंचर्स का। और पब्लिक क्या करेगी? डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करेगी और कंपनी को बदले में देगी कैश। तो कंपनी ने क्या किया? कैश को कलेक्ट करने के लिए डिवेंचर को इशू किया पब्लिक को, और डिवेंचर पब्लिक ने खरीदे और बदले में कंपनी को क्या दे दिया? कैश। डिवेंचर्स आर इशूड इन द सेम वे ऑफ शेयर्स। तो जो डिवेंचर्स हैं, जैसे हमने शेयर्स का टॉपिक पूरा डिस्कस किया, तो जैसे हम शेयर्स को इशू करते हैं, पब्लिक को ऑफर करते हैं, बिल्कुल सेम वे में भी डिवेंचर्स को इशू किया जाता है। बिल्कुल सेम तरीका है, वो आपको मैं बताऊंगा। अंशों की तरह ही ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। व्हेन द अमाउंट इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स, द जनरल एंट्री विल बी सिमिलर टू इशू ऑफ शेयर्स। तो जब जो अमाउंट है, जैसे जब हम पब्लिक को शेयर्स इशू करते थे तो कुछ पैसा हम मांगते थे एप्लीकेशन के साथ, कुछ अलॉटमेंट के साथ, कुछ हम फिर कॉल्स के साथ मांगते थे। तो अगर हम डिवेंचर्स को भी इंस्टॉलमेंट में इशू करते हैं, किस्तों में करते हैं, तो बिल्कुल सेम जैसा शेयर्स की एंट्रीज है वैसी ही जनरल एंट्रीज बनेगी डिवेंचर्स की। ये बताया है किसमें? जब हम इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं। तो हम समझते हैं जनरल एंट्री। तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज हम इशू ऑफ डिवेंचर की सीखेंगे। व्हेन द अमाउंट इज पेएबल इन फुल एट ए टाइम, द जनरल एंट्री विल बी। तो इसमें किस्तों में नहीं, हम इकट्ठा ही मांग रहे हैं। जैसे अगर एक डिवेंचर्स की वैल्यू 10 रुपीज़ की है और अगर हम इकट्ठा ही 10 रुपीज़ को ले रहे हैं, ठीक है। तो शेयर्स में तो ऐसा होता है कि पब्लिक से हम इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, लेकिन डिवेंचर्स में हम पब्लिक से इकट्ठा भी क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। तो उसमें एक ही एंट्री बनेगी। तो क्या बनेगी? पहली एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और नरेश लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो जो हमने मांग लिया एप्लीकेशन के साथ साथ सारे का सारा वो हम कर लेंगे। और दूसरी एंट्री हम करते थे ट्रांसफर की, तो यहाँ पर कर देंगे हम 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। तो फर्स्ट में भी 10 रुपीज़ आ जाएगा और सेकंड में भी 10 रुपीज़ आ जाएगा। तो यही एंट्रीज हमारे पास बढ़ेगी। अब जो डिवेंचर के साथ जो लगा हुआ है परसेंटेज 12%, ये होता है इंटरेस्ट रेट। अर्थात जो पब्लिक है उसने इन्वेस्टमेंट किया है डिवेंचर में, तो पब्लिक को 12% के हिसाब से फिर इंटरेस्ट भी पे होगा। तो ये बता दिया कि अगर एक ही इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं तो ये दो एंट्रीज होती है, ठीक है। अगर हम इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं, व्हेन द अमाउंट इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स, द जनरल एंट्री विल बी सिमिलर टू द इशू ऑफ शेयर्स। तो जब किस्तों में हम मांगते हैं, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो सेम एंट्री होती है जैसे शेयर्स की होती है वैसे डिवेंचर की। तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको एट पार। जैसे 10 का वैल्यू है, फेस वैल्यू 10 में हम इशू कर रहे हैं, या 100 रुपये की फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ में उसको इशू कर रहे हैं। तो ये एंट्री आपको बताई थी शेयर्स की दशा में। तो पहली एंट्री क्या होती है? जैसे हम एप्लीकेशन के साथ जब मांगते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट हम लिखते थे, और लिखते थे बीइंग शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो अब डिवेंचर्स में क्या होगा? अगर डिवेंचर्स में भी इंस्टॉलमेंट में मांगा है तो हम कुछ एप्लीकेशन के साथ मांगेंगे। तो अब हम क्या करते हैं? शेयर की जगह लिख देते हैं डिवेंचर, शेयर की जगह किसको हम लिखते हैं? डिवेंचर को, और डिवेंचर के साथ चलता है परसेंटेज। तो देखो फर्स्ट एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखो एप्लीकेशन शेयर की 10 में भी थी, यहाँ भी थी, और यहाँ पर शेयर की जगह क्या आ गया? डिवेंचर। तो हम शेयर की जगह डिवेंचर लिखेंगे, और डिवेंचर के साथ जो है रेट भी साथ चलता है क्योंकि फिक्स्ड रेट होता है। और जो सेकंड एंट्री है, सेकंड एंट्री में हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट एंट्री में हमने क्रेडिट किया था उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल की जगह जहाँ जहाँ पर भी हम शेयर कैपिटल लिखते थे
वहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो देखो ये बन गई सेकंड एंट्री, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। तो हम लिख देंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। तो ये हो गया बिल्कुल सेम। अब जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो आपको बता दिया, बस शेयर की जगह हम लिखेंगे डिवेंचर और साथ चलेगा उसका परसेंटेज, और शेयर कैपिटल की जगह हम लिखेंगे परसेंटेज डिवेंचरी। और जब हम रिसीव की एंट्री करेंगे तो शेयर की जगह आ जाएगा परसेंटेज डिवेंचर और बैंक से वैसे रहेगा। तो आपको देखो ये बन गई एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की, टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। जब रिसीव की करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, और आपको बता दिया हम शेयर की जगह का लिखेंगे परसेंटेज डिवेंचर, तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ऐसा ही आगे भी चलता जाएगा। तो आगे जो है फर्स्ट कॉल ड्यू है, तो बस हम शेयर की जगह क्या लिख देंगे डिवेंचर टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, और फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी। और रिसीव के वक्त भी आपको बता दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका 12% फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसके बाद हमने ऐसा माना हुआ है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट हमने सेकंड एंड फाइनल कॉल की इकट्ठी कर दी है, तो 12% सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। और जब हम रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो बिल्कुल सेम जैसे हम एंट्री शेयर में करते हैं वैसी एंट्री यहाँ हुई। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल की जगह आ रहा है परसेंटेज डिवेंचर और शेयर की जगह आ रहा है परसेंटेज डिवेंचर, बाकी सेम है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये था एट पार में। जब आपको इशूड एट प्रीमियम का आता है तो शेयर में हम लिखते थे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और यहाँ पर भी डिवेंचर में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ही लिखेंगे। और जो प्रीमियम जो है वो इनकम होती है, इसलिए शेयर की दशा में हम इसको क्रेडिट करते थे, तो डिवेंचर की दशा में भी क्या होगी, ये क्रेडिट होगी। और जब हम इशूड करते हैं एट डिस्काउंट में, तो हम जो है शेयर की दशा में करते थे शेयर डिस्काउंट अकाउंट, और डिवेंचर की दशा में हम करेंगे डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, तो बस शेयर की जगह क्या आएगा डिवेंचर्स। और जब हम शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करते हैं, वैसे जो शेयर जो हैं वो डिस्काउंट में इशू नहीं होते हैं, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स को हम डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। तो उस दशा में हम जो है शेयर डिस्काउंट को क्या करते हैं डेबिट, क्योंकि ये खर्चा है, तो उसी तरह हम डिवेंचर डिस्काउंट को भी क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो ये आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शंस और फुल सब्सक्रिप्शंस और ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो बिल्कुल सेम जैसा ट्रीटमेंट शेयर्स में होता है वैसा ही ट्रीटमेंट डिवेंचर्स में भी होता है। और सेम एंट्री इन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो जो कॉल्स इन एरियर में हम जो एंट्री करते थे, कॉल्स इन एडवांस में जो करते थे, बिल्कुल सेम एंट्री डिवेंचर्स में भी होगी। अब आगे एक इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन्हें जब्त नहीं किया जा सकता। तो शेयर्स को हम क्या कर देते थे, अगर कॉल्स एरियर है तो हम उसको फिर जब्त करने के बाद, जैसे हम पैसा मांगते थे उसको हम फॉरफिट कर देते थे, लेकिन डिवेंचर को फॉरफिट हम नहीं कर सकते। एक ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कंपनी आदत याचना की राशि के लिए न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर सकती है। अगर कॉल्स इन एरियर है डिवेंचर में, तो कंपनी क्या कर सकती है, कोर्ट में केस कर सकती है, ठीक है, लेकिन इनको फॉरफिट नहीं कर सकती। तो एक एमसीक्यू आपको यहाँ से भी आ सकता है। बाकी सेम प्रोसीजर है। आगे चलते हैं। तो एक्स्ट्रा एंट्री क्या होगी, एक्स्ट्रा जनरल एंट्रीज होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की एंट्री। तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो एक जो रेट है, जैसे कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं, तो जो रेट आपको बताया कि फिक्स होता है, तो फिक्स रेट है जो आपको मैंने एग्जांपल में पहले बताया, जो साथ लगता है डिवेंचर के साथ, तो एक इंटरेस्ट फिक्स रेट से दिया जाता है। और सेकंड, पेएबल एवरी आफ्टर 6 मंथ्स ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर, और इसको फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। इसमें हम ये नहीं देखते हैं कि एट पार हुए हैं, एट प्रीमियम में हुए हैं, एट डिस्काउंट में, हम देखते हैं फेस वैल्यू कितनी थी, उसके ऊपर ही जो है इंटरेस्ट जो है वो बनेगा फेस वैल्यू के ऊपर। और आफ्टर 6 मंथ जो है क्या हो जाता है, ये पे हो जाता है डिवेंचर होल्डर को। और इसके बाद वेदर इट अर्न प्रॉफिट और नॉट, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये पे करना ही करना पड़ता है फिक्स रेट से। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, डिडक्ट इनकम टैक्स एट प्रेस्क्राइब्ड रेट, और जो हम जो है इंटरेस्ट पे करते हैं उसमें हम जो है डिडक्ट भी कर लेते हैं इनकम टैक्स शेयर होल्डर से, क्योंकि शेयर होल्डर के लिए वो इनकम होती है, कंपनी के लिए खर्चा होता है इंटरेस्ट पे करना। तो जितना जो टैक्स बनता है वो भी कंपनी क्या कर लेती है, वो काट लेती है, टैक्स डिडक्ट करके ही डिवेंचर होल्डर को वो देती है। तो ये जनरल एंट्रीज मैं आपको बताऊंगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपको पूरे का पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है बिल्कुल सेम ही चलता है जैसा है। और एक और इम्पोर्टेंट एंट्री है, एक्स्ट्रा एंट्री, जनरल एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की।
तो कई बार ऐसा करती है कि कंपनी पब्लिक से अपने डिवेंचर्स क्या कर लेती है, खरीद लेती है। तो अब जब वो इंटरेस्ट होगा तो कंपनी के लिए क्या होगी, इनकम। तो जब डिवेंचर जो है पब्लिक के पास हैं तो इंटरेस्ट पे करना कंपनी के लिए खर्चा है। तो ये आपको मैंने ऊपर जो स्थिति बताई। अब अगर कंपनी डिवेंचर्स को खरीद लेती है तो इंटरेस्ट जो है कंपनी के लिए क्या होगी, इनकम। तो एक जनरल एंट्रीज आपको ये बताई जाएगी। तो ये हमने जाना इशू ऑफ शेयर टू द पब्लिक के बारे में। अब आगे चलते हैं। तो सेकंड है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन। तो इसको भी हम एक इमेज से अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसमें 2 केस बनते हैं। तो फर्स्ट हो गया इशू ऑफ डिवेंचर्स टू द वेंडर। तो कंपनी आ गई और यहाँ वेंडर आ गया, ये विक्रेता आ गया। अब कंपनी क्या कर रही है, परचेज कर रही है, परचेज ऑफ क्या कर रही है, फिक्स्ड एसेट्स। तो कंपनी ने वेंडर से फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, जैसे लैंड खरीद लिया या इन्वेंट्रीज खरीद ली या कोई मशीनरी खरीद ली, ठीक है, कोई भी मतलब एसेट जो है वो वेंडर से खरीदी। और जब पेमेंट देने की बात आई तो कंपनी ने क्या कर दिया, डिवेंचर इशू कर दिया फॉर पेमेंट। पेमेंट करने के लिए कैश में नहीं किया, इशू ऑफ डिवेंचर टू द वेंडर। और वेंडर को क्या कर देते हैं, जब डिवेंचर से पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, मशीनरी खरीदेगी वेंडर से, कोई भी एसेट खरीदेगी और उसको पेमेंट डिवेंचर से कर लेगी। और इसी में ही सेकंड केस बनता है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। तो कई बार क्या करती है कंपनी, कोई चला चलाया बिजनेस, रनिंग बिजनेस को ही खरीद लेती है, तो उसकी पेमेंट करने के लिए डिवेंचर दे देती है। तो उसको भी हम समझते हैं एक इमेज से। तो एक कंपनी होगी और कंपनी ने क्या किया, वेंडर जो विक्रेता था उसने क्या किया, अपना बिजनेस बेच दिया, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, परचेज किया बिजनेस वेंडर से। तो ये आपको इमेज से लग रहा है पता बिजनेस। तो ये बिजनेस वेंडर से कंपनी ने क्या कर लिया, खरीद लिया। और बदले में कंपनी ने क्या, अब इसमें जब एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब परचेज कर दिया जाता है रनिंग बिजनेस को तो सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज वो कंपनी की हो जाती है, ठीक है। तो सारी की सारी हो जाएगी और उसके बदले फिर क्या करेंगे, जो कंपनी है वो फॉर पेमेंट इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन होता है कितने का, वो सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज खरीद ली, तो उसके बदले में जितना अमाउंट होगा वो डिवेंचर्स के जरिए जो है वो पेमेंट कर दी जाएगी। तो ये भी होता है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब आगे चलते हैं। तो थर्ड है इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कलेक्टर सिक्योरिटी, सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। इसको भी हम एक इमेज से समझते हैं। तो एक कंपनी है, अब कंपनी ने क्या किया, बोरोइंग लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कंपनी जो है लोन ले रही है, लोन किस किस से ले रही है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो देखो ये आपके पास इमेज में बैंक है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो कैश के रूप में यहाँ दे रहे हैं। और कंपनी क्या कर रही है, जो डिवेंचर्स है वो एज ए सिक्योरिटी रख रही है, इशू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज ए एडिशन और सब्सिडरी सिक्योरिटीज अलॉन्ग विद ए फिक्स्ड प्रिंसिपल सिक्योरिटी। तो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को एक निश्चित मुख्य प्रतिभूति के साथ अतिरिक्त या सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए जाते हैं। तो जब कभी जैसे अब लोन ले रहे हैं, अगर लोन का अमाउंट जो है कम पड़ जाता है तो जो मतलब जैसे फिक्स्ड प्रिंसिपल सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे बिल्डिंग रख ली या लैंड रख ली गिरवी, ठीक है, तो जो अमाउंट कंपनी को चाहिए होता है उतना अगर ना दे तो फिर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं कि कुछ और लाओ, तब हम आपको उतना लोन देंगे जितनी आपको ज़रूरत है। तो फिर कंपनी क्या कर सकती है, एज ए सिक्योरिटी डिवेंचर्स भी रख सकती है इशू, ठीक है। और फिर अगर प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट है अगर वो कंपनी पे ना करे, जो भी लोन लिया हुआ है अगर वो पे ना करे, तो फिर सबसे पहले जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी है उसको बेचा जाएगा। अगर उससे रिकवरी नहीं होती है तो फिर जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डिवेंचर्स होल्डर वो बढ़ जाएंगे। तो इसको कंपनी ने एज ए सिक्योरिटी रखा हुआ होता है, तो इससे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है डिवेंचर होल्डर नहीं बनते हैं। तो ये नॉन पेमेंट के केस में ही डिवेंचर होल्डर बनते हैं। तो हमने जाना, अब हम आगे जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। महत्वपूर्ण बिंदु ऋण पत्रों का नकदी हेतु निर्गमन। तो जब कैश में इशू करते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो डिवेंचर्स आर इशूड इन द सेम वे एज शेयर्स। अंशों की तरह ही ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। तो आपको बताया मैंने अभी, डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट।
ऋण पत्रों को सममूल्य पर, प्रीमियम पर या कटौती पर निर्गमित किया जा सकता है। लेकिन जो आपके शेयर्स हैं वो किस किस में होते हैं, वो सिर्फ पार और प्रीमियम में होते हैं, डिस्काउंट में नहीं होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स को छोड़ करके। आगे जानते हैं, बट डिवेंचर्स आर द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, परंतु ऋण पत्र कंपनी के दायित्व होते हैं। तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक, ओनर होते हैं। यहाँ से भी आपको एमसीक्यू आता है। तो जो डिवेंचर्स हैं वो क्या है, लायबिलिटीज हैं। तो देयर रिटर्न ऑफ मनी इज कॉल्ड रिडम्पशन और रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। इनकी धन की वापसी को ऋण पत्रों का शोधन या भुगतान या विमोचन कहते हैं। तो ये लायबिलिटीज है, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, इनका पैसा वापस करना पड़ता है, क्योंकि शेयर्स को तो वापस नहीं करेंगे। जब वापस करेंगे तो उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन और पेमेंट ऑफ डिवेंचर। आगे जानते हैं, डिवेंचर्स कैन बी रिडीमेबल एट पार और एट ए प्रीमियम। ऋण पत्रों का शोधन सम मूल्य पर या प्रीमियम पर किया जा सकता है। तो जब हम इनकी रिडम्पशन करेंगे, पैसा वापस करेंगे, तो वो एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम में भी हो सकता है। तो जब प्रीमियम पे रिडम्पशन होता है तो कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस। जब रिडम्पशन होता है प्रीमियम पे तो कंपनी के लिए लॉस होता है। लेकिन जब कंपनी इशू करती है प्रीमियम के ऊपर तो कंपनी को क्या होता है, फायदा। ये आपको सारे का सारा मैं न्यूमेरिकल के वक्त समझाऊंगा। आगे चलते हैं। दस इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, द फॉलोइंग 6 टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स कैन बी इशूड। इस प्रकार निर्गमन और शोधन की दृष्टि से ऋण पत्रों का निम्नलिखित 6 प्रकार से निर्गमन किया जा सकता है। तो क्या क्या है वो टाइप्स। तो फर्स्ट हो सकता है इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन तथा सममूल्य पर शोधन। सेकंड हो सकता है इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन तथा सममूल्य पर शोधन। थर्ड हो सकता है इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। ऋण पत्रों का कटौती पर निर्गमन तथा सममूल्य पर शोधन। और 4 केस बन सकता है इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन तथा प्रीमियम पर शोधन। 5th बन सकता है इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ऋण पत्रों का कटौती पर निर्गमन तथा प्रीमियम पर शोधन। और 6th बन सकता है इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन तथा प्रीमियम पर शोधन। तो ये 6 केस बन सकते हैं और इनमें अलग अलग जैसे है वो एंट्रीज बनेगी। तो इसमें 2 एंट्रियां बढ़ेंगी इशू के वक्त और 2 बढ़ेंगी रिडम्पशन के वक्त। तो वो सारी की सारी हम जो है जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।